हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आली क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो हम लोग देखने वाले कक्षा 10 विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए उपखंड ख है। और इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई है जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के उसको आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें का कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो क्लोरोप्रोपेन है, फिर दूसरा है 2 मेथिल प्रोपेनल, फिर तीसरा है 2,2-डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, और फिर चौथा जो है हमारा पेंटेनोइक अम्ल का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है। तो देखिए ये हमारा पहला है क्लोरोप्रोपेन है। ये देखिए ये क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलते हैं उसे। मेथ एथ प्रोप हो गया। तो ये इसका जो है संरचना सूत्र है। और इसका जो हम सूत्र है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं C3, और फिर ये होगा हमारा H7 और Cl। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारा दूसरा था 2 मेथिल प्रोपेनल। तो ये हमारा जो है 2 मेथिल प्रोपेनल का संरचना सूत्र है। और फिर इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि CH3 CH CH3 और CHO। ठीक है, तो जो नल होता है जिसमें जो नल जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है, इसमें अल होता है। प्रोपेन में अल जब जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। तो इसके लिए जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ग है, ग वाला क्वेश्चन है 2,2-डाई मेथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो है 2,2-डाई मेथिल ब्यूटेनॉल का ये सूत्र है। यहाँ पे 2 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 2 नंबर पे जो है ये हमारा मेथिल लगा है, इसको मेथिल बोलते हैं, इसको भी मेथिल हम बोलेंगे। ये इधर से गिनती शुरू करते हैं कार्बन की, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 2 नंबर पे मेथिल लगा है, और 2 ऊपर भी है नीचे भी, इसलिए इसको डाई मेथिल यूज किया गया है। ठीक है, फिर ये इसका जो नाम हो गया ब्यूटेनॉल हो गया। और इसका अगर हम लोग अणु सूत्र लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C4H8 और O के, इस तरह से जो इसका अणु सूत्र होता है। फिर इसके बाद हमारा जो है घ है, घ दिया है पेंटेनोइक अम्ल है। ठीक है, पेंटेनोइक अम्ल, तो ये पेंटेनोइक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बन है इसलिए इसको पेंट बोला गया है। और ये पेंटेनोइक अम्ल को हम लोग ऐसे लिखते हैं C4H9COOH। ठीक है, COOH जहाँ पे क्रियात्मक समूह लगा होता है तो वो जो होता है हमारा उसमें अनुलग्न के रूप में हम लोग ओइग लगाते हैं। ठीक है, ओइग लगा दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि जो कुछ तत्व हैं, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। ये दिया गया है 10, 20, 7 और 14 है। तत्वों की पहचान करना है और फिर आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा जो तत्व का जो परमाणु क्रमांक था वो कितना था, 10 था। तो ये 10 का है। 10 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो ये 2 और 8 आता है। 20 है, इसके बाद 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 होता है। 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 4 होता है। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर है इस तत्व का नाम है नियान, इसका नाम नियान है। 20 नंबर वाले का नाम कैल्शियम है, 7 नंबर वाले का नाम नाइट्रोजन है, और 14 नंबर वाले का जो नाम है वो सिलिकॉन है। आगे हम लोगों को समूह संख्या बताना था कि किस समूह में रखा गया है उन्हें, और फिर साथ ही में आवर्त बताना था। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु क्रमांक 10 है तो उसकी समूह संख्या हो जाएगी 10 + 8 यानी कि 18 हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो भी तत्व होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो आखिरी कोष होता है, जैसे ये आखिरी कोष है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है यदि 3 से 8 के बीच में होते हैं, 3 से 8 के बीच में होते हैं तो लास्ट वाले में 10 जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 8 है तो इसलिए 10 जोड़ देंगे, यानी कि 10 + 8 यानी कि समूह संख्या इसकी 8 हो गई। और देखिए इसका जो कोष है, यानी कि 2 कोष में जाकर के इलेक्ट्रॉन इसके भरे हैं, तो इसलिए इसका जो आवर्त संख्या हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 20 वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20 वाले का जो है 2 8 8 2 है, तो इसके लास्ट वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये 3 से छोटा है तो इसलिए इसका जो समूह संख्या होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और साथ ही में देखिए ये जो होता है 1 2 3 4 कुल जो है 4 कोषों में जा करके भरा है, तो इसलिए ये जो हमारा इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 7 वाले की बात करते हैं, 2 और 5 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 10 में 5 जोड़ लेंगे तो इसका जो समूह हो गया 15 हो गया, और फिर इसका जो आवर्त हो गया वो 2 हो गया। और फिर इसी तरह से 14 वाले की बात करते हैं तो इसके आखिरी कोष में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 से अधिक है, तो इसका जो समूह संख्या क्या हो जाएगा कि 10 + 4 यानी कि 14 हो जाएगा। और आवर्त की जो संख्या आवर्त संख्या जो इसकी
3 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोगों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनका हम लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जैसे हमारी पहली अभिक्रिया क्या है कि देखिए दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे एक भरना है हम लोगों को, फिर उसके बाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। यहाँ पे क्या भरेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग CO2 के साथ कराएंगे तो फिर यहाँ पे हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, CO2 भर देंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे संतुलित है कि नहीं। तो ये देखिए एक CA इधर है, एक CA इधर है। ठीक है, अगर O की बात करते हैं तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यानी कि 4 जो है O यहाँ पे, 3 और 1 यहाँ से 4 O जो है दूसरे साइड में भी है। H जो है 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, यानी कि लगभग सब का जो है यहाँ पे संतुलित है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा दिया है कि ख वाला हमारा, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट है, फिर सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, फिर तीर का निशान है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यानी यहाँ पे क्या भरेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके बनाएगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाएगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे आपका जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देखिए जिंक भरा जाएगा, यानी यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पे Zn भरेंगे, जिंक भरेंगे। तो जब जिंक की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से यहाँ पे, तो फिर ये हमारे देखिए कि जो जिंक है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ से सिल्वर को हटा करके इसकी जगह खुद ले लेगा और ये बना लेगा जिंक नाइट्रेट, और जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा, प्लस में सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन नंबर ग जो है क्या है, तो ग वाला दिया है हमारा एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद खाली जगह है एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस में क्या बनेगा, कांपर बनेगा। यानी कि एल्यूमिनियम से की अभिक्रिया किससे कराई जाए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बने और कांपर बने। तो यहाँ पे हम लोग जब कांपर क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ये, ठीक है, कांपर क्लोराइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कांपर जो है एल्युमिनियम, कांपर को एल्युमिनियम हटा करके उसकी जगह खुद ले लेते हैं। यहाँ पर भी विस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए इसकी अभिक्रिया यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की अभिक्रिया कांपर क्लोराइड से कराई गई है तो उसकी जगह खुद ले लिया है, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। देखिए 2AlCl3 जो है एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया और फिर प्लस में जो कांपर यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो घ दिया है, घ देखते हैं। तो घ बोला है कि बेरियम क्लोराइड और प्लस में पोटेशियम सल्फेट, तो आगे बनता है बेरियम सल्फेट और फिर प्लस में क्या बनेगा ये बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पे प्लस में जो है हमारा पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग लिख सकते हैं 2KCl करके लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका अभिक्रिया लिखा गया है, ये देखिए ये बेरियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया हमको लोग पोटेशियम सल्फेट से जब हम लोग कराएंगे तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और फिर साथ ही में क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। यह जो हमारा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों का विस्थापन हो रहा है और यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। और जो बेरियम सल्फेट बनता है इसका एक श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, ये एक अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट का जो है एक अवक्षेप बनता है। फिर इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अंग है इसमें का कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की जब अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ ही में आगे क्या बनेगा, तो फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए यहाँ पे ये इसकी अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है मैग्नीशियम है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, इसकी अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और साथ ही में यहाँ से जो हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसका चौ वाला है। तो चौ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चौ वाला क्वेश्चन बोला कि आगे डॉट डॉट है, फिर क्लोरीन है, तो क्या बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ हाइड्रोजन से जब ये अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। इसकी अभिक्रिया है H2 की अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे Cl2 से, H2 की अभिक्रिया जब Cl2 से कराई जाएगी तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 2HCl बनेगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे अगले नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा, कि अगला क्वेश्चन क्या है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 7वां क्वेश्चन जो किया है अभी इसके पहले, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था, तो इसी में एक अथवा करके आगे दिया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये अथवा करके दिया है। यहाँ भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है संक्षारण और तीसरा क्या है, भर्जन है। यानी इन पे जो हम लोगों को क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए हमारा पहला जो टिप्पणी लिखना है वो किस पे लिखना है, संयोजन अभिक्रिया पे लिखना है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व जो है या यौगिक, ठीक है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करते हैं, यानी कि आपस में मिलते हैं, ठीक है, और फिर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक चीज़ बनाते हैं, 2 चीज़ मिलकर के एक चीज़ बनती है, तो फिर उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल है CaO, जिसे हम लोग कहते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग H2 यानी कि जल से कराते हैं, तो ये CaOH का होल्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही में ऊष्मा मुक्त होता है। तो ये हमारा जो है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, फिर अगली टिप्पणी हम लोगों को करना था कि इस पे संक्षारण पे करना था। तो देखिए अगली टिप्पणी हमको किस पे करना है, संक्षारण पे। तो संक्षारण क्या होता है, तो कुछ धातुएं जैसे लोहा, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सारी धातु हैं, जब नई होती हैं तब ये चमकीली होती हैं। ठीक है, आप जब भी इन चीज़ों को लेंगे, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, जब ये सारी चीज़ें जब नए नए में लेंगे तो देखेंगे कि उसमें एक अलग तरह की चमक होती है। ठीक है, देखने में सुंदर लगती हैं, चमकीली होती हैं, परंतु कुछ समय पश्चात इनके रंग में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, जैसे चांदी हो गया, चांदी को जब पहना जाएगा तो देखेंगे धीरे धीरे कि वो कुछ उसका जो रंग है वो चेंज होने लगता है, वो हल्का होने, जो उसकी चमक है वो हल्की होने लगती है। साथ ही में जैसे लोहा हो गया, जब लोहे को हम लोग बहुत अधिक समय तक रख देते हैं तो उसकी जो चमक होती है वो कम होने लगती है, और साथ ही में उसका जो रंग होता है वो फीका पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो रंग में परिवर्तन आता है वो क्यों आता है, तो वो अपने आसपास, यानी कि जो धातु है वो अपने आसपास उपस्थित जो अम्ल है या नमी है, ठीक है, अपने आसपास की जो अम्ल है या नमी है, उससे अभिक्रिया कर लेती है, और इस कारण से जो होता है उसमें ये परिवर्तन आ जाता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण करते हैं, और इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, और अगली जो टिप्पणी हम लोगों को करना था वो है भर्जन पे। ठीक है, आगे की जो टिप्पणी है वो हम लोग को किस पे करना है, भर्जन पे। तो चलिए देखते हैं कि भर्जन क्या है। तो भर्जन क्या होता है कि जब अयस्क को सांद्रित किया जाता है, ठीक है, तो जब अयस्क का सांद्रण हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सांद्रित अयस्क को गलनांक के नीचे, मतलब सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, मतलब जब जहाँ से वो गलना स्टार्ट हो जाता है उससे कम ही ताप पे, ठीक है, वायु के नियंत्रित मात्रा में, यानी कि वायु की नियंत्रित मात्रा, वायु उसमें होनी चाहिए, एक लिमिट में वायु होनी चाहिए, गर्म करने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग भर्जन कहते हैं। ठीक है, और इससे होता क्या है कि अयस्क में उपस्थित जो सल्फर की और आर्सेनिक की अशुद्धि होती है, यानी इसकी सहायता से सल्फर और आर्सेनिक की जो अशुद्धि होती है वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ जो है बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा कोई, जैसे जिंक धातु है, जिंक में सल्फर की अशुद्धि है तो Zn है, तो इसको वायु की नियंत्रित मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और इसके गलनांक के नीचे तापे गर्म करेंगे, तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और साथ ही में जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बनाएगा, और SO2 जो है बाहर हो जाएगा। तो ये जब जिंक ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्साइड से शुद्ध धातु को प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, तो इसलिए यहाँ पे भर्जन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप तक हमारी जो भी नई वीडियो हो वो आसानी से पहुंच सके।